वेलकम टू लॉसिफाइड गाइस। आज हो चुका है दिल्ली जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन का पेपर और सभी एस्पिरेंट्स अब घर आकर अपना अपना पेपर एनालाइज कर रहे हैं। कुछ परेशान भी हैं कि पेपर ख़राब हुआ है, पेपर लेंदी था। देखिए, ये सब बातें अभी मत सोचिएगा, क्योंकि नेक्स्ट आपका मध्य प्रदेश जुडिशियल सर्विस लाइंड अप है और भी एग्जामिनेशन लाइंड अप हैं। राजस्थान की मेंस है, हरियाणा की मेंस है। तो देखिए, पेपर हो गया, भूल जाइए। लेकिन हाँ, ये ज़रूर देख लीजिए कि कहाँ आपने गलतियाँ की। तो चलिए हम करते हैं पेपर एनालिसिस। हम करेंगे सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस, जिसमें हम हर सब्जेक्ट को डील करेंगे कि वो पेपर में किस तरीके से आया था। चलिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं सिविल प्रोसीजर कोड की। तो देखिए, मैंने एग्जैक्ट नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहाँ नहीं लिखे हैं, बट हाँ, इतने ही अराउंड क्वेश्चंस थे। तो 30 क्वेश्चंस आए थे, विच इज़ एक्सपेक्टेड फ्रॉम डीजेएस, क्योंकि वो मेजर सब्जेक्ट्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। क्वेश्चंस लेंदी नहीं थे सीपीसी के, यानी एक लाइन दो लाइन में क्वेश्चंस ख़त्म हो जा रहे थे। ऐसा नहीं था कि पाँच पाँच लाइन के क्वेश्चंस थे या बहुत लेंदी ऑप्शंस थे। ऐसा कुछ नहीं था। ऑप्शंस भी बहुत ही वन लाइनर थे, क्वेश्चंस भी बहुत शॉर्ट थे। उस हिसाब से देखें तो सीपीसी का जो क्वेश्चन ऑफ लेवल ऑफ क्वेश्चंस था वो इजी टू मॉडरेट था। देखिए, ईजियर साइड पे ही था कहीं ना कहीं। अगर जिसने अच्छे से पढ़ा है तो उसके लिए ईजियर साइड पे था, और जो थोड़ा सा ऐसा है कि ऊपर ऊपर पढ़ के चले गए थे तो उतना डीप नॉलेज नहीं था, उनके लिए थोड़ा सा मॉडरेट पेपर होगा। देखिए, हमें ईजी और मॉडरेट भी ये सोच के डिसाइड करना होगा कि वो डीजेएस का पेपर है ना। तो डीजेएस के पेपर के हिसाब से क्या इजी और मॉडरेट है, क्योंकि आपने उसकी प्रीवियस ईयर ट्रेंड भी देखे हुए हैं। तो हमने हमेशा ही डीजेएस से एक अलग तरीके का पेपर एक्सपेक्ट किया है। तो इसलिए सीपीसी अगर उस नज़रिए से देखा जाए तो इट वाज इजी टू मॉडरेट। क्वेश्चंस वर नॉट लेंदी। तो इट वाज अ स्कोरिंग पोर्शन ऑफ द पेपर, क्योंकि दूसरी जगह चीज़ें और डिफ़िकल्ट हो गई थी। उसके बाद इंडियन एविडेंस एक्ट के अराउंड 20 क्वेश्चंस थे, और ये तो बिल्कुल लेंदी नहीं था। क्वेश्चंस बहुत दो लाइन के थे और बहुत ही छोटे छोटे ऑप्शंस थे। बहुत डायरेक्ट क्वेश्चंस थे, आपको कहीं नहीं घुमाया गया था क्वेश्चंस में। इजी कहूँगी मैं इंडियन एविडेंस एक्ट वाले सेक्शन को। जैसे सीपीसी इजी टू मॉडरेट था, एविडेंस इजी इजियर साइड ही कहा जाएगा। इसके बाद इंडियन पीनल कोड पे आते हैं, तो हाँ, ये थोड़ा प्रॉब्लमेटिक था इस बार। इसका नेचर समझते हैं कि क्या प्रॉब्लम्स हुई। देखिए, अराउंड 25 क्वेश्चंस आईपीसी से आए थे और ये क्वेश्चंस लेंदी थे। क्वेश्चंस बहुत बड़े बड़े आए थे, और बच्चों का जो एस्पिरेंट्स है उनका पेशेंस यहाँ पर है ना, थोड़ा साथ नहीं दे पा रहा होगा। दैट आई कैन टोटली अंडरस्टैंड, क्योंकि ऑलरेडी 200 क्वेश्चंस थे, टाइम बिल्कुल चल रहा था। और जब आपके पास टाइम कम होता है तो आप वो लेंदी क्वेश्चंस शायद जो घर पर सही कर सकते हैं टाइम लेके, वहाँ आप एग्जामिनेशन में गलत कराते हैं, बिकॉज माहौल भी ऐसा होता है और पेपर लेंदी है। आपको वैसे ही जल्दी होती है कि हम जल्दी जल्दी अगले क्वेश्चंस पर पहुँचें, तो यहाँ गलतियाँ हो जाती हैं। इसलिए आईपीसी के जो क्वेश्चंस थे, मैं यही कहूँगी कि आप पहले तो पूरा पेपर देखा करें जब भी आए। उसके बाद देख लें कि कौन सा पोर्शन ऐसा है जो टाइम टेकिंग है, तो उसको थोड़ा सा रोक के पहले जो क्वेश्चंस आप जल्दी पढ़ के कर सकते हैं उन्हें करना चाहिए था। और ये देखिए, ये सीख है। अगर इसमें आपने ये नहीं किया तो आगे से करें। पहले पेपर एक बार पूरा देख लें। इवन एमपीसीजे में भी वैसे तो कंप्यूटर बेस्ड होता है एमपीसीजे, फिर भी आप सारे क्वेश्चंस एक बार गो थ्रू करें। शुरू के 15-20 मिनट आप हर क्वेश्चंस को देखें और डिसाइड करें कि मैं क्या पोर्शन पहले और क्या बाद में करूँगा या करूँगी। तो इसलिए इंडियन पिनल कोड में ऐसा है कि लेंदी थे सवाल बिल्कुल। मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट था नेचर ऑफ क्वेश्चन भी। देखिए, डिफ़िकल्टी दो तरीके की होती है, एक तो होता है लेंदी, एक होता है क्वेश्चन का नेचर। तो यहाँ पर दोनों चीज़ें डिफ़िकल्ट थी आईपीसी में। क्वेश्चन का नेचर भी डिफ़िकल्टी वाला था और लेंदी तो था ही, तो उसको ज़्यादा डिफ़िकल्ट बना दिया इस चीज़ ने। मॉडरेट मैंने इसलिए लिखा, दो इट वॉज ऑन ए डिफ़िकल्ट साइड। मॉडरेट इसलिए लिखा कि कुछ के लिए वो स्टिल मॉडरेट होगा, क्योंकि क्वेश्चंस का, देखिए, इलस्ट्रेशन बेस्ड क्वेश्चंस थे, इतने कोई डिफ़िकल्ट इलस्ट्रेशन नहीं थे। ये बात मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि जब आप सीआरपीसी पे आएंगे इसी पेपर की, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पे, तो उसमें जो क्वेश्चंस बनाए हैं उन्होंने वो प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ बनाए हैं और वो डिफ़िकल्ट भी हैं। बट आईपीसी में क्या था, क्वेश्चंस लेंदी ज़रूर थे और प्रैक्टिकल अप्रोच भी आपसे पूछा गया था, बट वो ऐसे थे कि वो आपने कहीं ना कहीं कभी ना कभी आप उन क्वेश्चंस के सामने आए होंगे, आपने देखा होगा उन सवालों को।
तो ऐसा कुछ नहीं था आईपीसी में कि आउट ऑफ द बॉक्स सवाल थे। जितने लेंदी क्वेश्चंस थे वो अचीवेबल क्वेश्चंस थे, क्योंकि उनके इलस्ट्रेशन सिंपल थे, भले ही वो बड़े थे। इसलिए मैंने मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट ही रखा। एक और चीज़, एक्सटेंडेड सेक्शंस और टर्म्स ऑफ पनिशमेंट ने इसको थोड़ा डिफ़िकल्ट बना दिया। इससे क्या मतलब है मेरा कहने का, एक्सटेंडेड सेक्शंस मतलब कि क्वेश्चंस में ये हुआ था ना कि जैसे एक होता है पॉपुलर सेक्शन जिसे कहते हैं हम, फॉर एग्जांपल थेफ्ट में आप सब पढ़ते हैं 378। आप इसलिए हर एक ऑफेंस का एक सेक्शन होता है, उसके बाद उसके एक्सटेंडेड सेक्शंस होते हैं कि थेफ्ट ड्वेलिंग हाउस में किया है तो क्या होगा, थेफ्ट विद द प्रिपरेशन ऑफ हर्ट वगैरह किया है तो क्या पनिशमेंट होगी। तो इस तरीके से उन सेक्शंस को और उनका नेचर जो है वो बदलता रहता है। मेन सेक्शन एक होता है, उसके बाद उसके वेरिएशंस होते हैं। ट्रेसपास किया, हाउस ब्रेकिंग की, हर्ट करने की इंटेंशन से हाउस ब्रेकिंग की, हर्ट करने की प्रिपरेशन के साथ हाउस ब्रेकिंग की, ऐसे बहुत सारे फिर सेक्शंस आते जाते हैं। तो इस बार है ना, जो फोकस था इट वाज ऑन द एक्सटेंडेड सेक्शन, नॉट द मेन सेक्शन। और ये वो लोग सही करके आए होंगे जो जजमेंट राइटिंग के पर्सपेक्टिव से पढ़ा है जिन्होंने आईपीसी, क्योंकि जो लोग जजमेंट राइटिंग के पर्सपेक्टिव से पढ़ते हैं ना, वो इन सेक्शंस पर भी ध्यान देते हैं। एंड इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट टर्म्स ऑफ पनिशमेंट, देन जो टर्म्स ऑफ पनिशमेंट है, बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे थे कि पनिशमेंट पूछी थी। और पनिशमेंट ऐसे नहीं पूछी थी, अगेन इतने मेन सेक्शंस की पनिशमेंट नहीं पूछी थी कि आपको आ जाए, तो पनिशमेंट थोड़ी ट्रिकी थी। तो आई विल प्लेस दिस पेपर इज मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट, एंड यू कैन से कि डिफ़िकल्ट साइड पर ज़्यादा था आईपीसी का पोर्शन। नाउ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, अराउंड 30 क्वेश्चंस थे विच इज़ एक्सपेक्टेड फ्रॉम डीजेएस। लेंदी थे क्योंकि क्वेश्चंस, ऊपर से सीआरपीसी में एक बात थी, क्वेश्चंस बहुत लेंदी नहीं थे, यानी 10-10 12-12 लाइन के नहीं थे, 4-4 लाइन के थे, 5-5 लाइन के थे, बट दे आर डिफ़िकल्ट कंपेयर टू आईपीसी। आईपीसी की स्टोरीज बड़ी थी बट उनका कंक्लूजन आप निकाल सकते थे। सीआरपीसी में थोड़े ट्रिकी क्वेश्चंस थे, तो आई विल ऑल्सो रेट इट एज मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट साइड। इसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन एंड लीगल जनरल नॉलेज, देखिए मैंने क्लब कर दिया। लीगल जनरल नॉलेज से बहुत नहीं आया था इस बार। दिल्ली ने जो क्वेश्चंस हैं, मेरे ख्याल से इस बार थोड़ा आर्बिट्रेशन पर ज़्यादा शिफ्ट कर दिए, जीके से हटाकर। पहले जनरल नॉलेज के बहुत क्वेश्चंस आते थे, तो वो वाला एरिया इन्होंने इस बार आर्बिट्रेशन को ज़्यादा दे दिया। तो जिन लोगों ने इस बार ये किया था कि आर्बिट्रेशन वगैरह छोड़ के लीगल जनरल अवेयरनेस पे ज़्यादा ध्यान दे दिया, उन्हें थोड़ा लॉस होगा। जो लोग हर चीज़ पढ़ रहे थे उन्हें तो नहीं होगा, बट एक होता है ना, कई बार स्ट्रैटेजी बनाते वक्त हमारे पास समय कम होता है, तो हम कोई चीज़ ज़्यादा पढ़ते हैं, कोई कम। तो जिन्होंने लीगल जनरल अवेयरनेस ज़्यादा पढ़ी थी उनको थोड़ा लॉस है, अगर उन्होंने ये सब्जेक्ट की कॉस्ट पे पढ़ी थी। आर्बिट्रेशन कमर्शियल वाले एक्ट को छोड़ के अगर आपने इंपॉर्टेंस दी थी तो आप थोड़ा लॉस में थे। तो देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन एंड लीगल जनरल नॉलेज के मिला जुला के 24 क्वेश्चंस थे। दे वर नॉट लेंदी एट ऑल एंड दे वर वेरी ईजी। दिस इज़ ऑन द ईजियर साइड। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के 5 क्वेश्चंस थे, दे वर ऑल्सो ऑन द ईजियर साइड। लिमिटेशन एक्ट के 10 क्वेश्चंस थे, सिंपल टू मॉडरेट। सिंपल टू मॉडरेट क्यों लिखा? जिनके आर्टिकल्स वीक हैं उनके लिए ये मॉडरेट था, क्योंकि इस बार जो क्वेश्चंस थे वो आर्टिकल और सेक्शंस जो हैं उनको इक्वल इम्पॉर्टेंस देते हुए बने थे। यहाँ पर गिवन आएगा या एन आएगा, गलत टाइप हो गया। तो आर्टिकल्स और सेक्शंस दोनों को इक्वल इम्पॉर्टेंस मिली थी। बहुत सारे उसमें आपसे शेड्यूल से पूछा था कि इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स जो होते हैं कि किसकी कितनी टाइम लिमिट है, ये सब भी पूछा गया था। तो जिनके सेक्शंस स्ट्रॉन्ग हैं बस उन्हें मॉडरेट लगा होगा, और जिनके सेक्शंस के साथ आर्टिकल्स भी स्ट्रॉन्ग हैं उन्हें ये पेपर सिंपल लगा होगा लिमिटेशन एक्ट के हिसाब से। तो चलिए, ये मैं रेट करूँगी सिंपल टू मॉडरेट। इसके बाद पॉक्सो एक्ट नया इंट्रोड्यूस हुआ था इस बार, 5 क्वेश्चंस थे। वाई एम राइटिंग ईजी टू मॉडरेट, रीज़न ये है क्योंकि देखिए मैंने पॉक्सो, कमर्शियल कोर्ट्स एक्ट, आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन और लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, इनको थोड़ा इजी टू मॉडरेट साइड इसलिए देखा है क्योंकि जो पढ़ के गए थे अच्छे से उनके लिए वो चीज़ थोड़ी ज़्यादा इजी थी, बट जो लोग नहीं पढ़ के गए थे उनके लिए वो टफ़ थी। और इस बार हुआ होगा कि लोग नहीं पढ़ कर गए होंगे क्योंकि बहुत सारी एग्जामिनेशंस क्लैश हो रही हैं, सबकी प्रायोरिटीज़ अलग हैं, इसलिए सबके लिए हर सब्जेक्ट का जो ईजी या मॉडरेट वाला सेक्शन है
वो भी उस हिसाब से है कि जिसने पढ़ाई कर ली उसके लिए ठीक था, जो नहीं पढ़ पाया उसके लिए टफ़ था। पॉक्सो एक्ट देखिए, जिसने राजस्थान की प्रीलिम्स दी थी अभी, और जो मेंस के लिए या तो पढ़ रहा है या नहीं भी पढ़ रहा है मेंस के लिए, बट आरजेएस के टाइम पढ़ाई की थी पॉक्सो एक्ट की, उनको इतने टफ़ नहीं लगे होंगे क्वेश्चंस। बट जो लोग पॉक्सो एक्ट थोड़ा छोड़ के गए थे, नहीं याद था, ऊपर ऊपर पढ़ लिया बस, तो ऊपर ऊपर वाली पढ़ाई काम नहीं करेगी। 5 क्वेश्चंस थे, जिसने थोड़ा अच्छे से पढ़ा है उसे आएंगे। जहाँ तक बात करें लेवल ऑफ़ क्वेश्चंस की, तो लेवल ऑफ़ क्वेश्चंस ईजी था। मॉडरेट बस इसलिए लिखा है यहाँ पर कि जिन लोगों ने याद नहीं करे हैं चीज़ें, वहाँ पर याद करना ज़रूरी था पॉक्सो एक्ट में चीज़ें। आपने अगर सिर्फ ऊपर ऊपर पढ़ लिया तो वो आपके लिए नहीं है ईजी, आपके लिए वो मॉडरेट साइड है। तो जिन्होंने पढ़ा है उनके लिए ईजियर साइड पे था। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अराउंड 8 क्वेश्चंस ईजी। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप 3 क्वेश्चंस थे, ज़्यादा नहीं थे, इजी टू मॉडरेट थे। आप नहीं भी पढ़ के गए होंगे ये एक्ट और क्वेश्चंस छोड़ दिए होंगे तो नॉट अ बिग डील, अगर आपने दूसरी जगह वो कवर कर लिया है तो। इसके बाद सारी मुश्किलें यहाँ हो गई, क्योंकि जितना क्वेश्चंस जीके को दिए जाते थे वो यहाँ शिफ्ट कर दिए गए। कमर्शियल कोर्ट्स एक्ट एंड आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट, इन दोनों को देखिए क्लब करके मैंने नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस लिखे हैं कि 25 अराउंड क्वेश्चंस थे इन दोनों से मिला जुला के। नेचर ऑफ़ क्वेश्चंस की बात करें तो लेंदी थे। अब देखिए, बहुत लोगों ने ये किया होगा कि ऊपर ऊपर पढ़ लिया कि चलिए ऊपर ऊपर देख लेते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस आ जाएंगे कर लेंगे, बट थोड़ा खेल कर दिया इस बार डीजेएस में, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेंदी तो ठीक है, टफ़ क्वेश्चंस थे, मतलब आपने डीप में पढ़ा होगा ना आपको तभी आएगा। और इन्होंने इसकी वैल्यू कितनी रख दी, मेजर सब्जेक्ट जितनी वैल्यू रख दी इनकी, 20-25 या 30 सवाल तो सीआरपीसी सीपीसी एविडेंस जैसे सब्जेक्ट से आते हैं, जो मेजर सब्जेक्ट्स होते हैं। इन्होंने आर्बिट्रेशन और कॉन्सिलिएशन को भी जब क्लब करके जितने नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस हैं वो बिल्कुल मेजर सब्जेक्ट के बराबर हैं, और टफ़ भी उतने ही हैं जितने मेजर सब्जेक्ट टफ़ थे। इन्होंने बिल्कुल जो लेवल रखा है ना इन दोनों एक्ट का, वो मेजर सब्जेक्ट जितना रख दिया। किसके रिस्पेक्ट में, नेचर ऑफ़ क्वेश्चन के रिस्पेक्ट में भी और नंबर ऑफ़ क्वेश्चन के रिस्पेक्ट में भी। बाकी अब देखिए, मेजर को हटा के एसआरए लिमिटेशन सबसे बहुत ही एवरेज नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस हैं, कॉन्ट्रैक्ट और ईजी हैं। बट इन्होंने कमर्शियल एक्ट एंड आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन को लेंदी बनाया है, ज़्यादा नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस दिए हैं, तो जिन्होंने छोड़ा था उनके लिए थोड़ी मुसीबत है। इसके बाद इंग्लिश से 15 क्वेश्चंस थे, और देखिए डीजीएस में जो इंग्लिश आती है वो कंपैरेटिवली बाकी जुडिशियल एग्जामिनेशन से थोड़ी टफ आती है, लेकिन अगर हम डीजीएस के नज़रिए से देखें तो इट इज़ ऑन द ईजियर साइड, कुछ ऐसा नया हमें सरप्राइज़ देखने नहीं मिला। अब अगर हम बात करें ओवरऑल वर्डिक्ट की, तो माय ओवरऑल वर्डिक्ट है इसके, देखिए पेपर दो तरीके से डिफ़िकल्ट होता है, एक या तो लेंदी आ जाए, दूसरा या तो टफ़ आ जाए। इस बार के पेपर में दोनों चीज़ें हो गई, क्योंकि पेपर लेंदी था नो डाउट, और इसका लेवल ऑफ क्वेश्चंस भी ईजियर साइड पे नहीं था, इट वाज मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट। तो जब ये दो चीज़ें क्लब हो जाती हैं ना, पेपर लेंदी भी हो जाए और पेपर मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट साइड पर भी हो, तो थोड़ा पैनिक क्रिएट होता है और आप कई बार चीज़ें गलत कराते हैं। तो ये मान के चलिए, ये जो चीज़ मैं बता रही हूँ सबके लिए है, पेपर सबको लेंदी लगा है, एंड इट वाज मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट फॉर एवरीबडी। डिफरेंस कहाँ पर क्रिएट होगा, डिफरेंस क्रिएट होगा आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट वाले पोर्शन पे, कमर्शियल कोर्ट एक्ट वाले एरिया में, और डिफरेंस क्रिएट हो सकता है थोड़ा सा क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में भी, क्योंकि क्वेश्चंस थोड़े से ट्रिकी थे। तो ये डिफरेंस वाले एरिया हैं, बाकी तो सारे पोर्शन थोड़े ठीक ही थे, तो उनमें इतना कोई इशू नहीं है। हाँ, आईपीसी में भी डिफरेंस क्रिएट हो सकता है, तो जो थोड़े आईपीसी, सीआरपीसी, आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन और कमर्शियल कोर्ट्स एक्ट, ये 4 सब्जेक्ट हैं जो थोड़ा डिफरेंस क्रिएट करेंगे। इसमें मेजर आर्बिट्रेशन एंड कमर्शियल करेगा, क्योंकि ये बहुत लोग छोड़ के गए होंगे, तो उनके पास एज है जो लोग पढ़ के गए। अब एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात कर लीजिए, तो देखिए हम अभी नहीं प्रेडिक्ट करेंगे एक्सपेक्टेड कट ऑफ, पर इतनी बात जान लीजिए कि मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स 120 हैं। तो अगर आप, देखिए ये बात अच्छा है सोचना कि हमने ख़राब किया और सबने ख़राब किया है, तो अच्छी बात है, बट देखिए आपने ख़राब किया और सबने ख़राब करा और इतना ख़राब कर दिया कि 120 भी नहीं आ रहे, तो फिर कोई सिलेक्ट नहीं हो रहा है ना। देखिए डीजीएस में ये होता है कि वैकेंसी मान लीजिए 30 भी हैं, तो कई बार वो एट दी एंड 30 वैकेंसीज़ भी फुल नहीं होती हैं, क्योंकि इनके पास हमेशा क्वालिफ़िकेशन मार्क्स होते हैं, प्री में भी होते हैं, मेंस में भी, हर सब्जेक्ट का अपना क्वालिफ़िकेशन स्कोर है।
तो इस कारण क्या होता है कि कितनी ही कम वैकेंसी हो स्टिल वो फिल नहीं हो पाती हैं। तो ये बात अच्छा है सोचना कि ठीक है हमें नहीं आया और किसी को भी नहीं आया, बट देखिए अगर आपको और किसी को भी नहीं आया तो फिर सिलेक्शन भी होना मुश्किल है, क्योंकि 120 क्वालिफाइंग है। अगर सिर्फ 100 बच्चे भी 120 ला रहे होंगे तो सिर्फ 100 ही क्वालिफाई करेंगे मेंस के लिए। तो इतना कम से कम आप करके आए हो कि आप 120 तो स्कोर कर रहे हो। मैं एग्जैक्ट कट ऑफ नहीं प्रेडिक्ट करूँगी, बट मैं अराउंड बता देती हूँ। पेपर का नेचर देखें तो और डीजेएस का प्रीवियस कट ऑफ ट्रेंड देखें तो डीजेएस में हमेशा जो कट ऑफ होता है ना वो क्वालिफ़िकेशन मार्क्स के आसपास ही होता है। जैसे क्वालिफ़िकेशन मार्क्स 120 हैं तो आप 125 120 से 125 के बीच में एक्सपेक्ट कर सकते हैं कट ऑफ जनरली डीजेएस का। कई बार ऐसा हुआ है कि डीजेएस का कट ऑफ ज़्यादा भी गया है, यानी 130 अबव भी गया, बट वो बहुत रेयर केसेस हुए हैं, बहुत कम ऐसे साल गए हैं जब 130 अबव कभी गया हो डीजेएस का कट ऑफ। तो 120 अराउंड तो मिनिमम है। उसके बाद आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस बार मिनिमम कट ऑफ के आसपास ही ओरिजिनल कट ऑफ भी रहेगा, बहुत ज़्यादा एक्सीड नहीं करेगा। तो ये तो हमें जनरल एनालिसिस बता रहे हैं। अभी लोगों के हम रिव्यूज़ देखेंगे, कितने लोग बैठे हैं एग्ज़ामिनेशन में वो देखेंगे। उसके बाद नंबर ऑफ़ सीट्स जो हैं उसके हिसाब से कंक्लूड कर पाएंगे कि कट ऑफ क्या है। और देखिए टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हमारा चैनल बहुत सही कट ऑफ प्रेडिक्ट करेगा या कोई और चैनल बहुत सही कट ऑफ प्रेडिक्ट करेगा। देख लिया आपने एचजेएस में, आरजेएस में, सब एग्ज़ामिनेशन में कि इस बार किसी भी कोचिंग ने सही कट ऑफ नहीं प्रेडिक्ट किया था। बहुत हाई कट ऑफ गए हैं। हर एग्ज़ामिनेशन का ट्रेंड रहा है पिछले 1 साल से कि कट ऑफ हमेशा हाई गए हैं। तो बहुत ज़्यादा रिलाई मत कीजिए कि किसी ने बोल दिया इतना, हम भी बताएंगे कट ऑफ, हम भी लेकर आएंगे एक वीडियो कि हमारे हिसाब से क्या है। बट देखिए उन सब चीज़ों पे बहुत मत ध्यान दीजिए। आप अपनी पढ़ाई कीजिए और आगे के एग्ज़ामिनेशंस पर ज़्यादा ध्यान दीजिए जो अभी लाइंड अप हैं। तो आज आराम कीजिए, कल से प्रिपरेशन वापस शुरू कर दीजिए। ऑल द बेस्ट फॉर एमपीसीजे, ऑल द बेस्ट फॉर आरजेएस मेंस, ऑल द बेस्ट फॉर एचजेएस मेंस। सभी लोग प्रिपरेशन कीजिए और टेलीग्राम चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, हमारा यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए, थैंक यू सो मच।